करंट अफेयर रजिस्ट्री आईएएस फरवरी। इसमें संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम में हमने जी राम जी अधिनियम को देख लिया था कि इसमें क्या क्या अधिनियम के प्रावधान थे, उसकी चुनौतियां क्या है या सुझाव क्या है, क्यों चर्चा में, ये सारी चीज़ देखेंगे। दया याचिका दूसरा टॉपिक है, ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2012 में महाराष्ट्र में एक 2 दिवसीय बच्चे के अपहरण, बलात्कार और हत्या के अपराध में मृत्युदंड की सजा प्राप्त एक अभियुक्त की दया याचिका को अस्वीकार कर दिया। यानी कि अपहरण किए हुए एक व्यक्ति था जिसने दया याचिका के लिए राष्ट्रपति का अनुरोध किया था, जिन्होंने खारिज कर दिया। दया याचिका क्या है, तो कह रहे कि परिचय। दया याचिका एक संवैधानिक उपाय है जो दोषी, विशेष रूप से मृत्युदंड के मामले में क्षमा या दंड परिवर्तन या दंड माफी या सजा में निलंबन की मांग करने के लिए उपलब्ध होता है। संवैधानिक आधार क्या है इसका? दंड को क्षमा करने या परिवर्तित करने या घटाने या निलंबन करने की शक्ति संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति और 161 में राज्यपाल में निहित है। कह रहा याचिका दायर करने का आधार क्या है, तो दया याचिका अच्छे आचरण, मानसिक स्वास्थ्य, आयु, चिकित्सीय स्थिति और मानवीय कारणों, न्याय के संभावित दुरुपयोग यानी न्यायिक त्रुटि या पुनर्वास के प्रयासों जैसे आधारों पर दायर की जा सकती है। कानूनी प्रावधान। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 472(1) में दया याचिकाओं के लिए समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सजा पाए हुए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने या उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि होने के 30 दिन के भीतर दया याचिका दायर करनी होती है, जबकि यदि मामले में कई अभियुक्त हो तो याचिकाएं 60 दिन के भीतर दायर करनी होती है। सरकार की क्या भूमिका है, तो BNSS 2023 के तहत दया याचिका प्राप्त होने पर केंद्र सरकार राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगती है, मामले के रिकॉर्ड की जांच करती है और 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजती है। कह रहे केंद्र आवश्यकता पड़ने पर मुकदमे के न्यायाधीश की राय और प्रमाणिक रिकॉर्ड भी प्राप्त कर सकता है। यदि मामले में कई अभियुक्त हो तो याचिकाओं का निर्णय एक साथ किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। केंद्र को राष्ट्रपति का आदेश राज्य गृह विभाग और जेल अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर संप्रेषित करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब है अंतिमता और गैर न्यायिकता। BNSS की धारा 472(7) के तहत दया याचिका पर राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा, यानी राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होगा। इसमें न्यायिक घोषणाएं क्या है, तो न्यायिक घोषणा में मारूराम बनाम भारत संघ 1981 आया था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि ये शक्तियां मंत्रिपरिषद की सहायता के सलाह पर प्रयोग की जानी चाहिए, जिससे दया को व्यक्तिगत विवेक की बजाय कार्यकारी कार्य माना गया। फिर आया केसर सिंह बनाम भारत संघ 1989। उच्चतम न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र लेकिन सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ताकि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके, ना कि निर्णय की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है उच्चतम न्यायालय के महाराष्ट्र राज्य। अब इसमें मतलब कि उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य के लिए क्या था इसमें प्रावधान। कह रहे बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े 2024 वाद में दिशा निर्देश। समर्पित प्रकोष्ठों का गठन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में याचिकाओं के त्वरित निवारण और समयबद्ध निगरानी के लिए क्या करना होगा, समर्पित जो प्रकोष्ठ हैं उसकी स्थापना की जाएगी। और क्या कहा गया, प्रशासनिक नेतृत्व। प्रक्रिया के समन्वय हेतु विधि और न्याय विभाग एवं एक न्यायिक अधिकार को इन प्रकोष्ठों का प्रभारी नियुक्त किया जाए। फिर कहा गया दस्तावेजीकरण और सूचना तंत्र। जेल अधिकारी प्राप्त याचिका को सीधे समर्पित प्रकोष्ठ को प्रेरित करेंगे, जिसके बाद प्रकोष्ठ पुलिस की जांच एजेंसियों को आवश्यक जानकारी जुटाकर रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर डिजिटल संचार को प्राथमिकता। प्रक्रिया में गतिशीलता और पारदर्शिता लाने के लिए सभी जो अधिकारी हैं पत्रकार ईमेल के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। अब यहाँ पे मानकीकरण और अनुपालन कैसे होगा, न्यायिक निगरानी, रिकॉर्ड और एक्सक्लूसिव वारंट तत्परता, इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद है दया याचिका से जुड़े फैसले।
कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं मानू राम बनाम भारत संघ 1981। इसमें कहा गया कि आर्टिकल जो 72 है के तहत क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होना चाहिए। फिर धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान में आर्टिकल 72 और 161 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा। उसके बाद है केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989। उच्चतम न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 को न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, दंड स्थगन और राहत माफी प्रदान कर सकता है। इसका निष्कर्ष क्या है? दया याचिका एक दोहरी तलवार के रूप में कार्य करती है, जो स्थिति एवं परिस्थितियों के आधार पर वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। दया याचिका को मंजूरी देने के लिए अनावश्यक बाधाएं और देरी से दोषियों तथा पीड़ितों दोनों को गंभीर असुविधा हो सकती है। भारतीय न्यायपालिका की उचित सुविधा और सुचारू कामकाज हेतु दया याचिका दायर करने तथा क्षमा देने में आवश्यक देरी को रोकने के लिए उचित सीमा अवधि और उचित नीतियों की आवश्यकता है। इसमें प्रश्न बन सकता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता PNSS 2023 के तहत दया याचिकाओं के लिए पेश की गई समयबद्ध प्रक्रियाओं के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है, न्यायिक भारत में न्यायिक लंबिता यानी कि लंबितता का संकट क्यों हो रहा है, मतलब देरी जो लग रही है, चर्चा में क्यों? कानून तथा न्याय मंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि न्यायपालिका गंभीर जनशक्ति की कमी का सामना कर रही है। यहाँ रिक्तियाँ अधिक है और लगभग 4.80 करोड़ मामले निचली अदालतों में लंबित हैं। भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की स्थिति उच्च न्यायालय में देखें 2025 में इतने हैं। निचली अदालतों में बढ़ती लंबितता को देखें तो यहाँ पे निचली अदालतों में दिया हुआ है 4.80 करोड़। राज्य के बीच असमानता है। उत्तर प्रदेश भारत की न्यायिक लंबितता का केंद्र है। कहाँ? यूपी। यहाँ पे जो है लगभग 1.13 करोड़ मामले लंबित हैं। अब संस्थागत संस्थाएं, जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है। भारत में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात बहुत कम है। प्रति मिलियन लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं प्रति मिलियन पर। यह अनुपात विधि आयोग की वर्ष 1987 की सिफारिश 50 न्यायाधीश प्रति मिलियन पर 50 न्यायाधीश से काफ़ी नीचे है। इसके बाद है उच्च रिक्ति दर। निचली अदालतों में 4855 और उच्च न्यायालय में 297 रिक्तियां हैं, जिसके मौजूद न्यायाधीश पर अत्यधिक भार पड़ता है। अवसंरचना में कमी है, जैसे न्यायालय में पर्याप्त न्यायालय कक्ष नहीं है, लिपिक स्टाफ और आधुनिक सुविधा जैसे कंप्यूटर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अभाव है। उसके बाद धीमी और जटिल नियुक्ति प्रक्रिया है। न्यायाधीशों की भर्ती लंबी और जटिल है। कॉलेजियम और कार्यपालिका के बीच विवाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की रिक्तियाँ बढ़ा देता है। उसके बाद अनुकंपी विवाद समाधान ADR का कम उपयोग होना। मध्यस्थम और लोक अदालत जैसी व्यवस्थाओं का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है। उसके बाद है सरकार प्रमुख वादी के रूप में होना। लगभग 50% मुकदमे जो हैं उसके लिए सरकारी एजेंसियां ही जिम्मेदार हैं। ठीक है। अब है न्यायिक वितरण के प्रभाव। संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन। न्याय के विलंब का होना न्याय से वंचित करता है। ठीक है। कह रहा है हुसैन नौरा खातून बनाम भारतीय राज्य 1979 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देता है कि त्वरित न्याय पाने का अधिकार आर्टिकल 21 त्वरित न्याय पाने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का अभिन्न है। न्याय वितरण और गुणवत्ता में कमी। न्याय में देरी वास्तविक दोषी पक्ष के लिए रणनीतिक फायदे के रूप में उभरा है। जन विश्वास का कमजोर होना। न्याय में देरी में जनता के कानूनों के शासन के प्रति विश्वास कम हो जाता है। आर्थिक वृद्धि और बाधित होना। पक्षकारों का आर्थिक भार बढ़ जाता है। ठीक है। आर्थिक भार यानी कि इकोनॉमिकली वो जो है क्या हो जाता है और ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। साथ ही भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृति जैसे मामले अवसंरचना विकास में बाधा डालते हैं। कानून में शासन को खतरा। कानून के शासन को क्या होता है? खतरा होता है। आपराधिक मुकदमे में देरी को अपराधी नए बचाव तरीके के रूप में प्रयोग लाते हैं, जिससे न्याय का निवारक प्रभाव कम हो जाता है। अब है भारत में न्यायिक लंबितता कम करने के प्रयास, जैसे न्यायालय परियोजना आना, न्यायिक अवसंरचना का विस्तार करना, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का बनाना और अनुकल्पी विवाद समाधान करना, न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन 2011। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली को दो प्रमुख चुनौती न्याय प्रदायगी में विलंब और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या का समाधान करना था। है कि रिक्तियों को शीघ्र भरना कैसे भरा जाए। ठीक है। उसके बाद है मौजूदा न्यायाधीशों में समय और न्यायालय की प्रक्रियाओं का अनुकूलन होना। उसके बाद प्रौद्योगिकी का उपयोग करना,
जैसे डिजिटल न्यायालय, एडीआर को बढ़ावा देना। निष्कर्ष क्या है कि भारत की न्यायपालिका कर्मचारी और अवसंरचनात्मक कमी के कारण मामलों को लंबितता का सामना कर रही है। समय पर न्याय सुनिश्चित करने हेतु मिशन मोड भर्ती, प्रौद्योगिकी का उपयोग, कुशल मामला प्रबंधन और अनुकल्पीय विवाद समाधान यानी एडीआर तंत्र आदि का विस्तार द्वारा न्यायिक क्षमता और दंडता को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। अब भारतीय न्यायपालिका में मामले की उच्च लंबिता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामरिक सुधारों पर सुझाव दीजिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।